हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और आगे कंडक्ट होती है, मतलब मूव ऑन होती है। तो ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, बट उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उसे नोट्स की फॉर्म में हैंड राइटिंग से लिखा है। तो आप इसको अगर इस तरीके से समझोगे तो आपको ये टॉपिक जल्दी से समझ आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब तक हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होती है, रेस्टिंग स्टेट मीन्स जब तक हमारी बॉडी में कोई स्टिमुलस नहीं मिलता, मतलब हमारे शरीर में कोई गति नहीं होती है, तो उस टाइम क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट में जो हमारी मेम्ब्रेन है नर्व सेल्स की, वो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड कहलाती हैं। अब पोलराइज्ड वो कैसे होती हैं वो अब हम देखेंगे। जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, एक्सोन क्या होता है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखो तो नर्व सेल के स्ट्रक्चर में यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ पे आप देखते हो सेल बॉडी होती है, और ये जो लॉन्ग सा ट्यूबुलर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। तो एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक्सोन की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा होगी अगर आपका सेल रेस्टिंग स्टेट में, मतलब जब तक हमारे सेल को किसी भी प्रकार का कोई स्टिमुलस नहीं मिलता है, वो बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में है, उस टाइम उसकी मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा होगी और सोडियम आयंस के लिए बिल्कुल ना के बराबर होगी। इसके अलावा जो एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं उसके लिए भी वो इम्पर्मिएबल हो जाएगा, मतलब वो सोडियम आयंस और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को तो अपने अंदर एंटर नहीं करने देगा, बट पोटेशियम आयंस के लिए वो परमिएबल हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम एक्सोप्लाज्म के अंदर देखेंगे तो एक्सोप्लाज्म के इनसाइड पोटेशियम आयंस ज्यादा से ज्यादा अंदर आएंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी, बट सोडियम आयंस की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि उसने पोटेशियम आयंस को तो बाहर से अंदर आने दिया बट सोडियम आयन को बाहर से अंदर नहीं आने दिया। और जो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं ये ऑलरेडी एक्सोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद थे, तो इनको भी उसने बाहर नहीं जाने दिया, तो इसलिए उनकी भी जो कंसेंट्रेशन है वो अंदर की तरफ ज्यादा रहेगी। और बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि जितने भी पोटेशियम आयन थी वो सारी अंदर आ गई हैं, और सोडियम आयन क्योंकि बाहर से अंदर नहीं आ पाई थी तो इसलिए उनकी जो कंसेंट्रेशन है वो बाहर ही ज्यादा रहेगी, और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है उनकी कंसेंट्रेशन भी बाहर की तरफ लो रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सोप्लाज्म के अंदर और बाहर की तरफ दोनों आयंस की कंसेंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो इस डिफरेंस की वजह से वहां पर एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। जैसे ही ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप के एक्टिव होते ही जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी और जो पोटेशियम आयन है वो अंदर आने लग जाएगी, बट इसमें एक रेशो फॉलो होता है, दैट इज 3:2। अगर 3 सोडियम आयन बाहर जा रही हैं तो उसके बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आती हैं। अब क्योंकि सोडियम आयन बाहर ज्यादा गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज्यादा जा रहा है और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम आता है, तो इस वजह से जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है उसके बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो पोलराइज हो गई है। पोलर मीन्स कि उसमें पोलैरिटी आ गई है, अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिव हो गया है, बाहर की तरफ वो पॉजिटिव हो गया है। अब क्या होगा, जब ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब उसको किसी भी प्रकार का कोई कमांड नहीं मिल रहा, तो उसकी मेम्ब्रेन के अराउंड जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। लेकिन अब जैसे ही आपका सेल एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, मतलब अगर उसको कोई स्टिमुलस मिलता है, मान लो कोई गर्म चीज टच होती है, कोई सुई लगती है, मतलब कोई भी ऐसा स्टिमुलस मिलता है जिससे हमारी बॉडी में एकदम से कंपन पैदा होती है, तो उस स्टेट में ये जो सारा प्रोसेस हमने पढ़ा ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जब तक आपका सेल रेस्टिंग स्टेज में था तो हम ये कह रहे थे कि हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो पोलराइज है। इसका मतलब जब हमारा सेल एक्टिव मोड में आ जाएगा तो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी, मतलब जो उनके अंदर पोलैरिटी आई थी वो पोलैरिटी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब सपोज करो कि हमारी जो मेम्ब्रेन है उसमें कोई भी एक साइट है ए, उस ए साइट पे कोई भी स्टिमुलस आके टच करता है, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो ठंडक है, चाहे वो कोई नुकीली चीज है, जैसी ए साइट पे स्टिमुलस अप्लाई होगा
तो स्टिमुलस के टच होते ही मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो बदल जाएगी। अभी तक जो मेम्ब्रेन थी वो K पॉजिटिव के लिए परमिएबल थी और सोडियम प्लस के लिए इम्परमिएबल थी। अब क्या होगा, स्टिमुलस मिलते ही जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम आयन के लिए तो परमिएबल हो जाएगी, लेकिन पोटाशियम आयन के लिए इम्परमिएबल हो जाएगी। तो अभी तक जो सोडियम आयन बाहर की तरफ रखी थी, जिसको अंदर आने की जगह नहीं मिल रही थी, सडनली वो जो सोडियम आयन है उसका रैपिड इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा, मतलब वो एकदम से अंदर आने लग जाएगी। अब जब सोडियम आयन अंदर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर 3 सोडियम आयन है तो उसके बदले 2 पोटाशियम आयन है। अब जब सोडियम आयन अंदर आएंगे और पोटाशियम आयन बाहर जाएंगी तो उसकी वजह से अब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव, मतलब जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो गया और जो इनर पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तब हम कहेंगे कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो गई है। और जब हमारा सेल एक्टिव मोड में आ जाता है और उस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स भी बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेल की अंदर वाली साइड पे जो करंट की डायरेक्शन है वो A से B की तरफ है, लेकिन अगर हम बाहर की तरफ देखें जो करंट की डायरेक्शन है वो B to A है। यानी कि इस तरीके से जब करंट फ्लो करेगा अंदर की तरफ A to B, जैसे सपोज ये आपकी नर्व है, ऑल्दो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये आपकी नर्व है, A पे टच किया और A से मूव होकर B पर गया, तो अंदर की तरफ जो डायरेक्शन है वो A to B है और बाहर की तरफ B to A है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक सर्कल यानी कि एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जब तक ये सर्किट रहेगा तब तक हमारी बॉडी में नर्व इंपल्स बनती रहेगी। लेकिन जैसे ही हमारा वो स्टिमुलस हट जाता है तो ऑटोमेटिकली सर्किट वहां पे हमारा टूट जाएगा और ये जो फ्लो है नर्व इंपल्स का ये भी यहीं पर रुक जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए जो डायग्राम है वो हम एनसीईआरटी की बुक से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, सपोज यहाँ पर पॉइंट A है, इस पॉइंट के ऊपर स्टिमुलस दिया गया है, जिसलिए वैसे हमने इसको रेड कलर से डिनोट किया है। जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा तो यहाँ पर जैसे ही A साइड पे स्टिमुलस रिसीव होता है तो उसको हमने यहाँ पे रेड कलर से डिनोट किया है। स्टिमुलस के रिसीव होते ही अब जो सोडियम आयन है वो अंदर की तरफ मूव होने लग जाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पे जो एरो है वो अंदर की तरफ दिखाएगा। तो जैसे ही सोडियम आयन अंदर आएंगी, क्योंकि सोडियम आयन 3 आएंगी तो उनके बदले में जो पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगी वो 2 होंगी, तो इस वजह से अब अंदर वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी। बाकी की मेम्ब्रेन में आप देख सकते हो कि बाहर वाली साइड को पॉजिटिव दिखाया और अंदर की साइड को नेगेटिव। अब जैसे जैसे ये इंपल्स आगे की तरफ मूव करेगा, A से B की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको भी लाइट पिंक कलर से दिखाया, मतलब अब ये इंपल्स आगे आगे मूव ऑन हो रही है। तो जैसे जैसे ये इंपल्स आगे आगे मूव ऑन होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव होती जाएगी और बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव होती जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ अगर हम देखें तो जो करंट की डायरेक्शन है वो A to B है और बाहर की तरफ जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम B to A। तो क्योंकि यहाँ पर ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, एक कंप्लीट सर्किट बन रहा है। तो जब तक ये सर्किट बनता रहेगा तब तक हमारी बॉडी में वो नर्व इंपल्स जो है ट्रांसमिट होती रहेगी और उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट या कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा।